क्या रूबीना वाकई एक दुल्हन थी? दुल्हन थी या रहस्य का पर्दा? शुरुआत में पुलिस इस मामले को एक साधारण मिसिंग केस समझ रही थी और ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही थी, लेकिन फिर उन्हें ऐसा सुराग मिला जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल कर रख दी। इस मिसिंग केस की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। जब इस केस की सच्चाई सामने आई तो पुलिस के साथ साथ हर कोई दंग रह गया। आखिर ऐसा क्या था जो इस मिसिंग केस को एक चौंकाने वाली कहानी में तब्दील कर गई? 4 दिसंबर 2016 हर ओर शहनाइयों की गूंज थी। घर आंगन सजाए गए थे और सभी के चेहरों पर खुशियों की रौनक थी। छोटे से इस गांव में धूमधाम से एक शादी हो रही थी। बारातियों का स्वागत किया जा रहा था। हर कोई नाच गाकर इस खास मौके को और भी खूबसूरत बना रहा था और हर कोई ये मान रहा था कि ये एक नई शुरुआत का दिन है, एक खुशहाल जीवन का पहला कदम। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस रंगीन माहौल के पीछे एक खतरनाक राज छुपा हुआ था। एक ऐसा राज जो कुछ ही समय बाद पूरे गांव को हिला कर रख देने वाला था। शादी को पूरे 1 महीना भी नहीं हुआ था कि एक दिन अचानक से दूल्हा जावेद रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। परिवार में बेचैनी का माहौल था। नई नवेली दुल्हन रूबीना सदमे का नाटक कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कहीं एक अजीब सी ठंडक थी जो किसी और ही कहानी का इशारा कर रही थी। जावेद की गुमशुदगी की खबर ने पूरे गांव में तहलका मचा दिया था। उसकी खोज में हर कोई लगा हुआ था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि इस रहस्यमय घटना के पीछे किसी और का नहीं बल्कि खुद नई नवेली दुल्हन रूबीना का हाथ था। पर आखिर ऐसा क्या हुआ था जो रूबीना ने अपने ही शौहर के साथ ऐसा खौफनाक कदम उठाने का फैसला किया? क्या वजह थी कि उसने एक खतरनाक साजिश रची और कैसे एक प्रेम कहानी ने मौत की रहस्यमय गुत्थी को जन्म दिया? जैसे जैसे सच्चाई सामने आती गई, गांव के लोग भी दंग रह गए। रूबीना ने जावेद के साथ आखिर ऐसा क्यों किया? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब आपको हैरान करके रख देगा। ये केस कोई आम केस नहीं था। गांव के शांत माहौल में गहराई से छिपा हुआ एक ऐसा राज था जो पूरे गांव को हिला देने वाला था। ये वही केस था जिसे देश के मशहूर क्राइम शो क्राइम पेट्रोल ने भी अपनी स्क्रीन पर जगह दी थी, वो भी 2 हिस्सों में, ताकि इस दिल दहला देने वाली कहानी की सारी परतें खोलकर दर्शकों तक पहुंचाई जा सके। जैसे जैसे पुलिस ने इस केस की परतें खोली, वैसे वैसे साजिश, धोखा और खून से लथपथ एक कहानी सामने आई। इस कहानी के पीछे छिपा हुआ प्यार, बेवफाई और हत्या का ऐसा खेल था जिसे समझना और देखना दोनों ही किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। क्राइम पेट्रोल के दोनों एपिसोड्स में दिखाया गया कि किस तरह से मासूमियत की आड़ में एक सातिर साजिश बुनी गई और कैसे एक नई नवेली दुल्हन ने अपने ही पति के खिलाफ ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं इस मिसिंग केस के पीछे की खौफनाक सच्चाई। मध्य प्रदेश का जिला छतरपुर, जिसकी कुल आबादी में से करीब 20% मुस्लिम्स हैं और 70% हिंदू। 50 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस जिले के अंतर्गत 11 तहसील आती हैं, जिनमें से एक तहसील है नौगांव। इसको यह नाम अंग्रेजों ने दिया था क्योंकि आज़ादी से पहले ब्रिटिश साम्राज्य का ये एक महत्वपूर्ण केंद्र था और बुंदेलखंड एजेंसी का हेडक्वार्टर था। बाद में आम बोलचाल की भाषा में इसका नाम नौगांव हो गया। नौगांव झांसी से 110 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 75 पर स्थित है और इसके अंतर्गत 85 गांव आते हैं, जिनमें से एक गांव है दौरिया। आज की कहानी करीब 8 साल पहले इसी गाँव से शुरू होती है। रूबीना और जितेंद्र का अफेयर काफी समय से चल रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में बंधे हुए थे, लेकिन ये रिश्ता समाज से छिपा कर रखा गया था। अक्सर दोनों छुप छुप कर मिलते थे जहां किसी की नजर न पड़े। हालांकि उनकी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वे अलग अलग मजहब से ताल्लुक रखते थे। इस वजह से दोनों समाज और परिवार के डर से कभी भी अपने रिश्ते को दुनिया के सामने नहीं ला सके। इस रिश्ते का खुलासा करना उनके लिए खतरे से खाली नहीं था, इसलिए उनकी मुलाकातें हमेशा पर्दे के पीछे ही होती रही। जितेंद्र पहले से शादीशुदा था और ये बात रूबीना अच्छी तरह से जानती थी। इसके बावजूद दोनों का अफेयर लंबे समय से चल रहा था। जितेंद्र का वैवाहिक जीवन होते हुए भी वह रूबीना के साथ रिश्ते में बंधा हुआ था और रूबीना भी इस रिश्ते को
किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती थी। दूसरी ओर रुबीना के घरवाले उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे थे ताकि उसकी शादी करवा सके, लेकिन रुबीना इसके बिल्कुल खिलाफ थी। वह जितेंद्र से अलग होना नहीं चाहती थी और अपने परिवार के इस फैसले से परेशान थी। आखिरकार हालात ने ऐसा मोड़ लिया कि कुछ ही दिनों बाद रुबीना की शादी जावेद नाम के एक लड़के से तय हो गई। जावेद टिक्कमगढ़ जिले के पठाराम गांव का रहने वाला था और एक साधारण शरीफ परिवार से ताल्लुक रखता था। रुबीना के परिवार वालों ने उसे जावेद के साथ शादी के बंधन में बांधने का फैसला किया, ये सोचकर कि इससे उसकी जिंदगी में स्थिरता और खुशहाली आएगी। लेकिन इस फैसले ने रुबीना के दिल में एक नई उथल पुथल मचा दी। वो जितेंद्र से दूर होने का ख्याल भी नहीं कर सकती थी और जावेद से शादी उसकी जिंदगी में नई परेशानियां लेकर आ रही थी। रुबीना और जावेद की शादी की तारीख आखिरकार तय हो गई, 4 दिसंबर 2016। रुबीना की शादी अब बस कुछ ही हफ्तों की बात थी, लेकिन इस शादी की तय तारीख के बावजूद रुबीना के दिल में कुछ और ही चल रहा था। जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा था, वैसे वैसे रुबीना की बेचैनी भी बढ़ने लगी। वो जितेंद्र के साथ भागने का प्लान बनाने लगी थी। अब रुबीना और जितेंद्र ने साथ भागने का पूरा प्लान बना लिया था। हर छोटी बड़ी चीज पहले से तय कर ली थी कि कब और कैसे वो घर छोड़ कर निकलेंगे। लेकिन जिस दिन दोनों को जाना था, उसी दिन एक अजीब मोड़ आ गया। अचानक रुबीना की माँ की तबीयत खराब हो गई। उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। माँ की ये हालत देखकर रुबीना अंदर से हिल गई। अब उसे अपने फैसले पर शक होने लगा। वो जितेंद्र के साथ नई जिंदगी की शुरुआत तो करना चाहती थी, लेकिन माँ की हालत देखकर उसके कदम रुक गए। उसने सोचा, अगर मैं इस हालत में जितेंद्र के साथ चली गई और मेरी माँ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अब रुबीना के सामने एक मुश्किल फैसला था। एक तरफ प्यार और आज़ादी, तो दूसरी तरफ अपनी माँ का ख्याल। जब हालात ने उसे एक कड़ी चुनने पर मजबूर किया, तो रुबीना के सामने दो ही रास्ते थे। अपने प्यार जितेंद्र के साथ भाग जाना या फिर अपने परिवार की उम्मीदों और खुशियों का साथ देना। माँ की बिगड़ी हुई हालत और परिवार की भावनाओं को देखते हुए रुबीना ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने दिल की आवाज़ को दबाकर जितेंद्र के साथ भागने का प्लान छोड़ने का फैसला किया। शादी का दिन आखिरकार आ ही गया। रुबीना और जावेद की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। पूरा घर खुशी और उत्साह से भरा था। सभी रस्मों के बाद रुबीना की विदाई हुई और वो अपने ससुराल चली गई। कुछ दिनों बाद रुबीना अपने मायके वापस आई। ये पहली बार था जब रुबीना अपने ससुराल से विदा होकर मायके आई थी। इस दौरान वो छिपकर जितेंद्र से मिलने पहुंची। रुबीना ने जितेंद्र से कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, हमें अब कुछ करना होगा। जितेंद्र ने भी अपने मन की बात रखते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पहले जावेद को रास्ते से हटाएंगे और फिर मैं अपनी पत्नी के साथ कुछ करता हूँ। रुबीना ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरी शादी हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। अगर जावेद के साथ कुछ हो जाता है तो मेरे ससुराल वाले मुझे मनहूस समझकर वापस मेरे घर भेज देंगे। फिर हम दोनों के लिए अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना आसान हो जाएगा। इन शब्दों के साथ उन्होंने अपना खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया, जहां उनका प्यार और अपनी नई जिंदगी का सपना दूसरों की तकलीफों पर आधारित था और इसके आगे का सारा प्लान जितेंद्र का था। रुबीना का एक चचेरा भाई अफजल था और इसी नाम का सहारा लेकर जितेंद्र ने अपना प्लान आगे बढ़ाया। उसने जावेद को फ़ोन किया और खुद को अफजल बताते हुए कहा, मैं अफजल बोल रहा हूँ, रुबीना के बड़े अब्बू का लड़का। जावेद ने कहा, बोलिए क्या बात है। जितेंद्र ने कहा, तुम दोनों का रिश्ता शादी के बाद से कैसा रहा। जावेद ने जवाब दिया, ठीक रहा। जितेंद्र ने फिर कहा, कुछ ठीक नहीं है, झूठ मत बोलो। तुम्हारी बीवी रुबीना का यहाँ इस गांव में एक लड़के से काफी दिनों से अफेयर चल रहा है और अभी भी वो उस लड़के से छुप छुप कर मिलती है। अगर तुम चाहो तो मैं इन्हें रंगे हाथों पकड़वा सकता हूँ। जितेंद्र आगे कहता है, मुझे सांझा चूल्हा के पास मिलो। इस वक्त तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जावेद के पिता का एक हार्डवेयर का दुकान था और जावेद वहीं अपने पिता के साथ रहता था। उस दिन जावेद ने अपने अब्बू से कहा कि मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूं और जल्द वापस लौटूंगा। जावेद दुकान से निकल पड़ा और कुछ घंटे बाद जावेद के फ़ोन से 2 मैसेजेस आते हैं।
पहला मैसेज रुबीना के फ़ोन पर आता है जिसमें लिखा था, रुबीना मैं तुमसे निकाह करना ही नहीं चाहता था। अम्मी और अब्बू को भी मैं अपनी कश्मकश समझा ही नहीं पाया। जिसे मैं प्यार करता हूँ उससे मेरी शादी सबके सामने नहीं हो सकती, लेकिन अब अंकिता पेट से है और मैं उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा नाजायज़ कहलाए, इसलिए मैं अंकिता के साथ नई जिंदगी शुरू कर रहा हूँ। मैं तुम्हें इस शादी से आज़ाद करता हूँ। तुम्हें एक से एक हमसफ़र मिल सकते हैं, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और दूसरा मैसेज जावेद के पिता के फ़ोन पर आता है, मुझे माफ़ कर देना अब्बू अम्मी, मैं अंकिता के साथ अपनी नई ज़िंदगी जीने जा रहा हूँ। आप एक हिंदू लड़की से मेरी शादी को कभी राज़ी नहीं होते और मैं आपके सामने सच बोल नहीं पाया। जावेद के मैसेज पढ़ते ही रुबीना के चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई। वो पूरी तरह से शॉक्ड थी, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभालने की पूरी कोशिश की। उसके बाद उसने रोने का नाटक करना शुरू कर दिया, जैसे उसे बड़ा झटका लगा। आंखों में आंसू लिए वो लगातार बड़बड़ाने लगी, कैसे हो सकता है, मुझे पता ही नहीं था कि जावेद ऐसा कर सकता है। रुबीना ने इस पूरे हालात को इतनी बारीकी से प्लान किया था कि उसके घर वालों को यकीन हो जाए कि वो बिल्कुल टूट चुकी है। वो रोते हुए अपने माता पिता के पास गई और दोनों हाथों से मैसेज को दिखाते हुए बोली, देखिए ये जावेद का मैसेज है। उसने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया है और अब वो अंकिता के साथ नई जिंदगी शुरू करेगा। घर वाले रुबीना को दिलासा देने लगे, लेकिन रुबीना का नाटक अब बस अपने अगले कदम की ओर बढ़ने का एक हिस्सा था। जावेद की माँ को इस मैसेज पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसने कहा, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। अगर ऐसा कुछ होता तो जावेद मुझे कुछ तो जरूर बताता। लेकिन जावेद के पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, तुमसे ही कुछ बात छूट गई होगी। ये मैसेज जावेद ने खुद अपने फोन से भेजा है, हमें ये सच मानना होगा, चाहे ये कितना भी अजीब क्यों ना लगे। जावेद की माँ अपने शौहर से कहती है, मुझे पता है कि ये मैसेज जावेद के ही फोन से आया है, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है कि वो ऐसा कर सकता है। अगर जावेद सच में भागने का प्लान करता तो अपने साथ कुछ तो जरूर ले जाता। उसका सारा सामान, कपड़े, डॉक्यूमेंट्स सब अलमारी में वैसे ही रखे हैं। ये बात मुझे ठीक नहीं लग रही है। वो थोड़ी चिंतित होकर आगे कहती है, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं और पुलिस को सारी बातें बताते हैं। जावेद के माता पिता सेंदरी थाना पहुंचते हैं और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी देते हैं। वे अपने फोन पर आया मैसेज भी दिखाते हैं। पुलिस अधिकारी मैसेज पढ़ते हुए कहता है, जो लड़का अपनी मर्जी से गया हो उसे हम गुमशुदा कैसे मान सकते हैं। इस मैसेज में साफ लिखा है कि जावेद अपनी मर्जी से किसी अंकिता नाम की लड़की के साथ गया है। ये सुनकर जावेद की माँ भावुक होकर जवाब देती है, अगर उसे जाना ही था किसी और के साथ तो वो रुबीना से निकाह क्यों करता, अभी तो उनके निकाह को सिर्फ 26 दिन ही हुए थे। रोते हुए वो पुलिस से विनती करती हैं, अब बस आप ही लोग हमारे बेटे को ढूंढ सकते हैं। आखिर उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी जो वो अपनी नई नवेली दुल्हन और अपने अम्मी अब्बू को छोड़कर चला गया। पुलिस अधिकारी थोड़ी नरमी से कहता है, देखिए ये मामला गुमशुदगी का केस नहीं बनता, लेकिन फिर भी हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। पुलिस सबसे पहले जावेद के कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स निकलवाती है ताकि पता लगाया जा सके कि वो किन किन लोगों के संपर्क में था और आखिरी बार किससे बात की थी। कॉल रिकॉर्ड्स और मैसेज डिटेल्स को गहराई से देखने के बाद पुलिस को कुछ नंबर संदिग्ध लगते हैं, जिनमें से एक अंकिता नाम की लड़की का नंबर भी शामिल था। पुलिस ये भी जांचने का निर्णय लेती है कि जावेद के फोन की आखिरी लोकेशन कहाँ थी और वहाँ कोई सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है या नहीं। पुलिस जब जावेद के कॉल डिटेल्स की जांच करती है तो उन्हें एक ऐसा नंबर मिलता है जो कि जावेद के मोबाइल के स्विच ऑफ होने के समय के आसपास ही बंद हो गया था। इस नंबर की एक खास बात ये थी कि जावेद के कॉल रिकॉर्ड में ये सिर्फ 10 दिन पहले ही दिखना शुरू हुआ था। उससे पहले इस नंबर का कोई रिकॉर्ड नहीं था, जो इसे और भी संदिग्ध बना रहा था। जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि ये नंबर अंकिता का है। इस रहस्यमय तरीके से नए नंबर का सामने आना और जावेद के फोन के बंद होने के साथ उसका बंद हो जाना पुलिस को
सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या अंकिता का जावेद के गायब होने से कोई सीधा संबंध है। पुलिस जब उस पते पर पहुंचती है जो अंकिता के नाम पर रजिस्टर्ड था, तो अंकिता उन्हें अपने घर पर ही मिल जाती है। पुलिस उससे सीधे सवाल करती है, जावेद कहाँ है? अंकिता हैरानी से जवाब देती है, कौन जावेद, और आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? पुलिस कहती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड जावेद, और जावेद की एक तस्वीर उसे दिखाती है। अंकिता फोटो को देखती है और तुरंत साफ मना कर देती है, मैं इस आदमी को नहीं जानती। पुलिस अधिकारी गंभीरता से कहता है, हमने तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड डिटेल चेक किया है और इसमें यह साफ दिख रहा है कि पिछले 10 दिनों से तुम लगातार जावेद के संपर्क में थी। साथ ही 10 दिन पहले तुमने ये नया नंबर अपने आईडी पर लिया है। पुलिस वाले अंकिता को उसकी आईडी डिटेल्स और वही संदिग्ध नंबर दिखाते हैं। ये सब देखकर भी अंकिता हैरानी से कहती है, सर ये आईडी डॉक्यूमेंट्स मेरे ही हैं, लेकिन ये नंबर मेरा नहीं है। उसकी बात सुनकर पुलिस को इस मामले में कुछ और गहराई से जांच की जरूरत महसूस होती है। पुलिस अंकिता से कहती है, लगता है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल हुआ है। क्या तुम हमें बता सकती हो कि तुमने अपना सिम कार्ड किस दुकान से लिया था? अंकिता उन्हें उस दुकान का नाम और पता बताती है जहां से उसने अपना सिम कार्ड खरीदा था। पुलिस अंकिता के दिए हुए फोन नंबर के साथ उस दुकान पर पहुंचती है। वहां पुलिस दुकान के मालिक को नंबर दिखाकर पूछती है, क्या आप हमें इस नंबर की आईडी डिटेल्स दे सकते हैं? दुकान का मालिक उस नंबर का रिकॉर्ड चेक करता है और बताता है, ये नंबर हमारे दुकान से ही खरीदा गया था और इसके लिए एक अंकिता नाम की लड़की के डॉक्यूमेंट जमा किए गए थे। पुलिस अधिकारी उससे कहते हैं, क्या हम वो डॉक्यूमेंट देख सकते हैं जो इस नाम के लिए जमा किए गए थे? दुकानदार रजिस्टर और डॉक्यूमेंट्स ढूंढता है। कुछ देर बाद वो बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स तो निकालता है, लेकिन हैरानी से कहता है, अजीब बात है, सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ हैं, लेकिन इसी लड़की के नाम वाले डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर से गायब हैं। ये सुनकर पुलिस का शक और गहरा होता है कि इस मामले में अंकिता की आईडी का गलत इस्तेमाल किया गया है। पुलिस शॉप के मालिक से सीधे पूछती है, अब सच बताओ कि इस मिसिंग केस से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? दुकानदार थोड़ा घबरा कर कहता है, सर मैं जावेद को नहीं जानता। पुलिस जावेद की फोटो दिखाते हुए कहती है, ये जावेद है जो भागा हुआ है। फिर रुबीना की फोटो दिखाकर कहती है, ये उसकी बीवी रुबीना है। उसका दावा है कि उसका पति किसी अंकिता नाम की लड़की के साथ भाग गया है। अब सच बताओ, इन सब में तुम्हारा क्या हाथ है? दुकानदार खुद को संभालते हुए जवाब देता है, सर मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। हाँ, अंकिता के नाम के डॉक्यूमेंट्स मेरी दुकान पर दिए गए थे, लेकिन यकीन मानिए मेरी इजाजत के बिना कोई भी इन डॉक्यूमेंट्स को छू भी नहीं सकता। पुलिस गंभीर लहजे में कहती है, 15 दिसंबर को अंकिता की आईडी से एक नया सिम कार्ड खरीदा गया था और वो आईडी कॉपी तुम्हारी दुकान से चोरी हुई है। अब बताओ इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दुकानदार गहरी सांस लेकर कहता है, सर मेरी दुकान में डॉक्यूमेंट्स का काम मैं खुद ही देखता हूँ। हाँ, कभी कभी कोई हेल्पर आ जाए तो भी ये जिम्मेदारी मैं अकेले ही निभाता हूँ, लेकिन 15 दिसंबर को मेरा एक दोस्त जितेंद्र कुशवाहा दौरिया से आया था। मैं थोड़ी देर के लिए दुकान छोड़कर नाश्ते का सामान लेने गया था। हो सकता है उस दौरान कुछ हुआ हो। पुलिस तुरंत जितेंद्र का नंबर मांगती है और उसके कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड CDR निकलवाती है। जांच में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। जितेंद्र के नंबर की लोकेशन हर उस जगह पर एक्टिव पाई जाती है जहां जहां अंकिता के नाम का सिम इस्तेमाल हुआ था। यही नहीं, पुलिस को पता चलता है कि जितेंद्र और रुबीना के बीच लगातार कॉल्स और मैसेजेस का सिलसिला भी चलता रहा। उनकी चैट हिस्ट्री भी पुलिस के शक को और मजबूत कर देती है। अब पुलिस के सामने ये साफ हो जाता है कि जितेंद्र और रुबीना के बीच गहरी साजिश रची गई है, जिसमें जावेद और अंकिता को फंसाने की पूरी कोशिश की गई है। 55 दिन की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस अब इस मिसिंग केस को सुलझाने के आखिरी पड़ाव पर थी। 26 फरवरी को पुलिस ने जितेंद्र और रुबीना को गिरफ्तार किया और दोनों से कड़ाई से पूछताछ शुरू की। इस दबाव के आगे दोनों पुलिस के सामने टूट गए और सच्चाई उगलना शुरू कर दी। जितेंद्र ने पुलिस को पूरी घटना विस्तार से बताई। उसने कहा, उस दिन मैंने जावेद को फोन किया और उससे कहा कि तुम्हारी बीवी का उसी के ही गांव के एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इन दोनों को रंगे हाथों पकड़वा सकता हूँ। ये सुनकर जावेद मुझ पर
भरोसा कर बैठा। मैंने उसे सांझा चूल्हा ढाबे के पास बुलाया जो पिछले 1 साल से बंद पड़ा था। जितेंद्र ने आगे कहा। जावेद तय समय पर वहां पहुंच गया। मैंने उसे ये कहकर ढाबे के अंदर ले गया कि तुम्हारी बीवी और वो लड़का पीछे के हिस्से में मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही हम ढाबे के अंदर पहुंचे, मैंने पहले से तैयार देसी कट्टा निकाला और उसके सीने पर गोली मार दी। जावेद की वहीं जगह पर ही मौत हो गई। इसके बाद मैंने उसका फोन लिया और हमारे प्लान के अनुसार 2 मैसेज भेजे। एक मैसेज रुबीना के पास और दूसरा उसके पिता के पास। ये सब इसलिए किया गया ताकि ऐसा लगे कि जावेद अपनी मर्जी से किसी लड़की के साथ भाग गया है। हमारा मकसद था कि ये मामला पुलिस तक ना पहुंचे। जितेंद्र ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, उस रात मैं उसकी लाश को वहीं छोड़कर घर चला गया, लेकिन अगली सुबह मैं एक फावड़ा लेकर वापस उसी जगह गया। मैंने ढाबे के पास करीब 2 फुट गहरा खड्डा खोदा और जावेद की लाश को वहां दफना दिया। इस बयान से पुलिस को न केवल इस मामले की सच्चाई का पता चला, बल्कि इसे अंजाम देने के पीछे की गहरी साजिश भी समझ में आ गई। जितेंद्र और रुबीना की साजिश ने जावेद की जिंदगी को खत्म कर दिया और उसे बदनाम करने की पूरी कोशिश की। लेकिन कहते हैं कि सच छिपता नहीं। पुलिस की कड़ी मेहनत और समझबूझ ने इस मामले को सुलझा दिया। जितेंद्र को हत्या साजिश रचने और सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं रुबीना को भी इस साजिश में शामिल होने के लिए जेल भेजा गया। जावेद के परिवार को आखिरकार न्याय मिल गया, लेकिन इस पूरे मामले ने यह साबित कर दिया कि इंसान का लालच और धोखा कितना खतरनाक हो सकता है। तो ये थी जावेद की कहानी जो एक साजिश का शिकार हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसी ही और कहानियाँ देखना चाहते हैं तो ट्रू एक्स क्राइम चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें।